कम पैसे में काम करो, ये साहब तो 2 मजदूरों के पीछे 100 रुपये ज़्यादा देता है। तो ये मजदूर मुझे चाहने लगे और ये काम जब हमने पहले पूरा किया, पर फिर लातूर में भूकंप आया और गेम्स की तारीख आगे कर दी गई। उसी दरमियान फ्लोरिंग का काम करते हुए हमने कभी उसकी लेवल चेक नहीं की थी। फ्लोरिंग बनी तो अच्छी थी पर उसकी लेवल चेक नहीं की गई थी क्योंकि काम जल्द से जल्द खत्म करना था और इसके लिए वक्त नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई और उस वजह से पानी भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, हम आपका 1 लाख रुपए का पेमेंट तो रिलीज कर रहे हैं पर आगे का रोक रहे हैं क्योंकि जब तक ये लेवल करेक्शन नहीं होता तब तक हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो उस वक्त जो मेरे सब सहकारी थे, फिर वो मजदूर हो या बाकी सब लोग हो, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम वो काम पूरा करेंगे। मेरी तो हालत खराब थी, मैं सुबह 7 बजे स्टेडियम पहुंच जाता और रात को 1 बजे घर। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था और मेरे मामा और बाकी सब लोग माँ को कोसने लगे। ये फिजूल के झमेले में पड़ने के लिए उसे किसने कहा, ये काम उठाने के लिए किसने बोला, अब घर बेचने की नौबत आ गई है, फलाना ढिमकाना। पर उस वक्त मजदूरों ने साथ निभाया, उन्होंने कहा साहब चिंता मत कीजिए। फिर वो कहीं से ईंटें, कहीं से रेत, कहीं से सीमेंट, ये सब वो रात को ले आते और रख देते। नीचे सीमेंट की गोनी बिछाते और उसके ऊपर ईंट और रेत और ये सब तैयारी करने के बाद जब सुबह हम वहां पहुंचते तो पहले पानी मिलाते और लेवलिंग का काम शुरू। तो ऐसा करते करते काम पूरा हो गया। इन लोगों ने मुझसे कहा साहब आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा साहब हमने आज तक नहीं देखा जो हमारा इतना ख्याल रखता हो, और काम की चिंता आप मत कीजिए, वो सब हम पर छोड़ दीजिए। वैसे देखा जाए तो पहला काम करने में हमें 12 दिन ही लगे थे, लेकिन रिपेयर करने में 2.5 महीने लग गए। और रिपेयर का काम जब पूरी तरह से खत्म हुआ तो उसके बाद ही पैसे मिले, और तो भी 60-70 हजार का प्रॉफिट तो हो ही गया। कामगारों को भी मैंने बोनस दिया। 6-7 साल पहले तक मेरा उनके घर आना जाना होता। वो शंकर महाराज झोपड़पट्टी के यहाँ पे रहते और उनका भी नाम गायकवाड़ है। हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते, मिलना जुलना होता, काफी अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन हाल ही में हम कुछ संपर्क में नहीं हैं, लेकिन उनका काफी सपोर्ट मिला और मैं उनका आभारी हूँ। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आ चुकी थी लेकिन मैं वो दे नहीं पाया। इस सारे काम के सिलसिले में जेब में तो 1 रुपया भी नहीं था। ईंट, रेत, सीमेंट के कॉन्ट्रैक्टर सब घर पे आने लगे और पैसे मांगने लगे। मैं बहुत ही परेशान था। ये पूरा काम फिर से करने के बावजूद मुझे उसमें लगभग 60-70 हजार का प्रॉफिट हुआ। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर सीधे सेकंड सेमेस्टर में ही दे दिए। फिर टाटा मोटर्स में ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ और इस तरह मेरी नौकरी शुरू हुई। गायकवाड़ साहब और मेरे रिलेशंस काफ़ी पुराने हैं, यानी पिछले 3 पीढ़ियों से। मेरे दादाजी, उनके दादाजी, मेरे पिताजी और उनके दादाजी, इनके संबंध इतने पुराने रह चुके हैं। और कुछ साल पहले जब मैं पुणे से अपने गांव जाता, तभी मैं मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी कक्षा में और वो 3री या 4थी कक्षा में थे। तभी से हम छुट्टियों में मिलते रहते थे और उस वक्त हमारी बातचीत होती और अगर कभी लगा तो एक साथ घूमने चले जाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं जबरदस्ती उन्हें हमारे रहमतपुर के सिनेमा घर में पिक्चर दिखाने ले गया और मैं थोड़ी दादागिरी करता और उन्हें मुफ्त में पिक्चर दिखाता। उसका बहुत अलग मजा था। उसके बाद जब भी वो आते तो कहते कि पिक्चर देखनी है और वो भी मुफ्त में देखनी है। तो दादागिरी सिर्फ पिक्चर मुफ्त में देखनी है यहीं तक सीमित थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उमेश और गायकवाड़ दोनों की दोस्ती भगवान की दया से आज भी बरकरार है। दोनों एक दूसरे का अच्छा साथ निभाते हैं, इसलिए वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और कारोबार भी बहुत अच्छे से चलाते हैं। शंकरराव मोहिते पाटिल महाविद्यालय में मुझे नौकरी मिली। इंटरव्यू में मुझे पहला नंबर मिला और उसके बाद मैंने एमकॉम एक्सटर्नल में एडमिशन लिया। उस वक्त इम्तिहान पुणे में होते थे और तब मैं उनके घर जाता। उन 2 महीनों में मैं उनकी जो पुरानी साइकिल थी वो लेकर इम्तिहान देने जाता। इस तरह हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती थी। एक दिन उन्होंने वर्कशॉप शुरू किया, तब वो टाटा मोटर्स में सर्विस कर रहे थे और अचानक बोलते बोलते वो कह गए कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। टेल्को की नौकरी हनुमंतराव जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी नौकरी से उनके व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए। वैसे जीवन का एक बहुत ही सादा और सरल नियम है, जब आप अपने लक्ष्य का धीरज और लगन से पीछा करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य कब आपके सामने आ जाएगा इस बात का आपको भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जो मौका आपको मिला है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये बात जान गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जब कॉलेज में था तभी भारत विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की और स्थापना के लिए जो लोगो बनाया था उस लोगो के अंदर भारत के नक्शे में एक दिया बनाया।
सूरज के अंदर भारत का नक्शा बनाया था। तभी विवेकानंद जी की काफ़ी किताबें पढ़ता था और कंसेप्ट ऐसी थी कि एक गांव के लिए, एक घर के लिए कुछ अलग कर दिखाना है और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होना चाहिए। यही सोचकर भारत विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की। ट्रस्ट और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए भरने पड़ते, वो भी जेब में नहीं थे, इसलिए साल भर रुकना पड़ा और 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं इंजीनियर बना, फर्स्ट क्लास मिला और टाटा मोटर्स में ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिली। अब तक हमने श्री हनुमंतराव जी गायकवाड़ इस महान व्यक्तित्व की यशोगाथा को देखा। वो सातारा जिले के रहीमतपुर से हैं। रहीमतपुर की नगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक होने के बावजूद भी देखिए आज ये कितना अलग है। यहाँ की बस्तियां, यहाँ के बाजार, जरा यहाँ के रेलवे स्टेशन को देखिए और सोचिए कि 30 साल पहले यहाँ कैसे हालात होंगे। और छुट्टियों में वो गांव में आकर रहते थे। उस जमाने में रेलवे प्लेटफॉर्म पर फल बेचने वाला ये बालक आज राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, लोकसभा, राज्यसभा जैसे सर्वोच्च स्थानों पर खुद के बलबूते पर अपनी कंपनी द्वारा मेंटेनेंस का काम कर रहा है। केवल 8 लोगों की सहायता से शुरू किया हुआ ये कारोबार आज पूरे देश में अपनी कंपनी द्वारा 30,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। वाकई ये बहुत ही बड़ी उड़ान है। अब हम हनुमंतराव जी के आगे का जीवन सफर जानेंगे। उमेश माने साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं जो अभी कंपनी के वाइस चेयरमैन भी हैं। ये एक बैंक में बैंक मैनेजर थे। उनसे मैंने जाकर तभी कहा कि उमेश राव हमें काम मिल सकता है। उन्होंने पूछा किस तरह का काम? मैंने कहा हाउसकीपिंग का काम मिल सकता है जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उमेश को ये कल्पना बड़ी अच्छी लगी। गुरुवार के दिन मुझे छुट्टी थी और हमारी सुबह बात हुई और शाम को वो मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि आज मैंने इस्तीफा दे दिया। उमेश ने 97 के जनवरी में इस्तीफा दे दिया और 22 में 97 में भारत विकास प्रतिष्ठान को 8 लोगों का पहला हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये काम हमने मई 1997 से शुरू किया। उससे एक दिन पहले जब हमारी मीटिंग हुई उसी वक्त हमने ये तय किया कि कारोबार आप बढ़ाएंगे और मैं संभालूंगा। और इस बात को आज 13 साल हो चुके हैं। हमने कारोबार कितना बढ़ाया है इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो भी हमारे हाथ में आया, जो भी जिम्मेदारी हमारी ओर आई, उसे हमने बखूबी निभाया है। और इसी तरह जिम्मेदारियां संभालते संभालते हमारा कारोबार बढ़ता चला गया। पहले महीने में हमारा बिल हुआ 12,009 रुपये और दूसरे महीने में हुआ था 56,000। और तभी ऐसा तय हुआ कि मैं काम लाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं देखूंगा और उमेश लेबर मैनेजमेंट देखेंगे, काम की क्वालिटी संभालेंगे। और उमेश की मेहनत की वजह से हमारे पहले साल का टर्नओवर था 8 लाख रुपए। उमेश की बढ़िया लीडरशिप और लोगों को सही दिशा दिखाने की क्षमता, इससे बीवीजी बढ़ने लगा। मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहा था। पहले साल 8 लाख का टर्नओवर हुआ और दूसरे साल सीधे 50 लाख का टर्नओवर। 1998-99 में 50 लाख का टर्नओवर और उसके अगले साल सीधे 70-80 लाख का। सन 1999 के नवंबर में हमारी शादी हुई। गायकवाड़ साहब ने ये तय किया कि अब नौकरी छोड़कर पूरा वक्त व्यवसाय के प्रति समर्पित करेंगे। सब थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मुझसे भी पूछा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? पर मुझे उन पर पूरा भरोसा था। उनकी काबिलियत व्यवसाय में बहुत आगे ले जाएगी, इसका मुझे यकीन था। और फिर उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और उनकी एक खासियत है कि अपने लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं और इसी बात का मुझे बहुत गर्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार सफलता के शिखर तक पहुंचे, तो उसके लिए अपना पूरा वक्त समर्पित करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो आपका सपना होता है, जिंदगी का लक्ष्य होता है।
इसलिए ये तो लाजमी है कि खुद के बिजनेस में आवश्यक सारी बातें सिर्फ उस बिजनेस को चलाने वाला ही बखूबी जान सकता है। पहले हाउसकीपिंग के काम से शुरुआत हुई, उसके बाद मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग के काम मिले, उसके बाद लैंडस्केपिंग, गार्डन के काम मिलने लगे। ऐसे अलग अलग तरह के काम शुरू किए। मैंने सोचा पुणे के बाहर काम शुरू करना चाहिए, बाकी सब लोग तो पुणे में ही काम करते हैं, और वैसा मुझे मौका भी मिला। तभी एक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ने बैंगलोर के किसी कंपनी को हमारा नाम बताया। उस वक्त भारत में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग बस शुरू हुआ था, मतलब यंत्रों की सहायता से सफाई करना। और तभी बैंगलोर में जी पावर कंपनी को खुद इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी, तो वो किसी को इस काम का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे। तो उन्होंने उस कंपनी से पूछा क्या कोई ऐसी पार्टी है जो इस इक्विपमेंट को खरीदे और खुद काम करे। ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था, तो मैंने तुरंत बिना सोचे हाँ कह दिया। उस वक्त हमने टाटा सुमो खरीदी थी, तो सुमो में 10 लोगों के साथ हम रातों रात बैंगलोर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन वहाँ सुबह पहुँचते ही काम शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर बैंगलोर में और 7-8 कंपनीज के काम मिले। उसके बाद फिर हमने चेन्नई में ब्रांच शुरू की। चेन्नई में भी हमें 2-3 काम मिले। ऐसे फिर साउथ में हमारा काम शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का मेरे सामने आदर्श था, और ठीक उन्हीं की तरह मैंने दक्षिण की तरफ अपना रुख मोड़ लिया, और यही मेरी योजना भी थी। सातारा के मेरे जो सारे दोस्त थे उनमें उमेश भी था, और मेरे बाकी सारे सहकारी दोस्त जो दिन रात काम करते थे, उन्हीं की मेहनत की वजह से ये साउथ का काम बड़ा अच्छा हुआ। अपने कारोबार को उसकी चरम सीमा तक ले जाने के लिए इस व्यवसाय से जुड़ा अर्थकारण, मार्केटिंग, व्यवस्थापन, इन सभी चीजों का सही तरह से नापतोल करना और सही मायने में इन्हें लागू करना, ये बड़ा ही जोखिम भरा काम है। मैनेजमेंट की भाषा में इसे रिस्क फैक्टर कहते हैं। हमें एक बड़ा मौका मिला 2003 में, और वो था पार्लियामेंट हाउस के अंदर बनाई गई नई लाइब्रेरी का काम, जो बस तभी बनी थी। वो बड़ी ही विशाल लाइब्रेरी है, 6 लाख स्क्वायर फीट की, और पार्लियामेंट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बिल्डिंग की 2 मंजिलें जमीन के नीचे बनाई हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड प्लस 1, ऐसे 4 मंजिलों की वो बिल्डिंग है। उन्हें उस बिल्डिंग को बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन करनी थी। फिर एक बार उस इक्विपमेंट कंपनी ने भारत विकास सर्विसेज का नाम सुझाया। उस वक्त हमने नाम बदला था क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बनाई थी उमेश ने, हमने और बाकी सब सहकारियों ने मिलके। उस वक्त लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के चीफ थे के श्रीनिवासन, जो एक बड़े ही भले इंसान हैं। उनसे कहा गया कि भारत विकास सर्विसेज नामक पुणे की एक कंपनी है जो साउथ में बड़ा ही अच्छा काम कर रही है, उन्हें मौका दिया जा सकता है। दिल्ली के पार्लियामेंट लाइब्रेरी के काम के लिए श्रीनिवासन साहब ने हमें वहाँ बुलाया और हमसे कहा कि वो काम वो आउटसोर्स करना चाहते हैं। हमसे पूछा क्या वो काम हम करना चाहेंगे। हम तो तैयार थे ही। उन्होंने बताया टेंडर 6 महीने का ही निकलेगा, पर इक्विपमेंट की किश्त आपको 5 सालों तक चुकाने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैंने सोचा इतना बड़ा मौका मिला है, ये नहीं गंवाना चाहिए, तो मैंने इस काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। फिर हमने टेंडर भरा और हमें वो मिल गया। टेंडर मिलने के बाद हमने वो काम बड़े ही अच्छे तरीके से किया और टेंडर को 13 महीनों तक बढ़ाया गया। श्री हनुमंतराव जी के जीवन की ये सफलता भरी कहानी कड़ी मेहनत करने वालों को मिलने वाली सफलता का एक उत्तम उदाहरण है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी के मेंटेनेंस का काम ये उनकी सफलता का पहला कदम था और उसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी का काम अच्छे तरीके से करने के बाद फिर हमें पार्लियामेंट हाउस का काम मिला। वो काम भी हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। पहले 2 महीनों तक हमें लोकसभा चेंबर, राज्यसभा चेंबर नहीं सौंपा गया था, क्योंकि 2 साल पहले ही पार्लियामेंट पर हमला हुआ था और प्राइवेट किसी भी कंपनी को लोकसभा चेंबर या राज्यसभा चेंबर का काम देने पर सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, और उस ऑब्जेक्शन की वजह से हमें सिर्फ बाहर का काम मिला था। और हमने वो बाहर का काम बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा कर दिखाया था। और फिर सवाल उठने लगे कि अंदर का काम थोड़ा ख़राब है पर बाहर का काम तो बहुत बढ़िया है, ऐसा क्यों? तो उन्हें बताया गया कि बाहर का काम आउटसोर्स किया गया है बीवीजी नामक पुणे की एक कंपनी को, और अंदर का काम परमानेंट लोग करते हैं। तो ये सुनने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि पूरा ही काम यही इसी कंपनी को दिया जाए। और इस तरह फिर लोकसभा चेंबर, राज्यसभा चेंबर, सेंट्रल हॉल यानी पूरे पार्लियामेंट के हाउसकीपिंग का काम बीवीजी को मिल गया। अलग अलग लोग, उनके अलग अलग क्षेत्र और सबका अपना अपना संघर्ष, पर इस संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाली सफलता अद्भुत होती है।
क्योंकि ये लोग जो सपने देखते हैं वो होते हैं बहुत बड़े, और इसीलिए कामयाबी सामने से आकर ऐसे लोगों के कदम चूमती है। आदरणीय पंतप्रधान जी सुबह रेडस्टोन के ट्रैक पे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक लेते हैं। तो वो ट्रैक खराब हो गया था और उसे साफ करने के लिए हमसे कहा गया था। तो वो ट्रैक जो पूरी तरह से मैला हो गया था उसे हमने एक ही दिन में हाई प्रेशर जेट से साफ किया और वो फिर से लाल रंग का दिखने लगा। फिर हमें 2 महीनों का ट्रायल सौंपा गया जो हमने अच्छे से पूरा किया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए होता है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि किसी प्राइवेट पार्टी को प्राइम मिनिस्टर के घर में या ऑफिस में ट्रायल की परमिशन कैसे दे सकते हैं। पर तब उन्हें बताया गया कि ये जो कंपनी है वो लोकसभा और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का काम अच्छे तरीके से कर रही है और उनकी काफ़ी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि उनका काम अच्छा होता है और इन्हें काम दिया जा सकता है। तो बड़ी चर्चा के बाद उन्होंने हमें वो काम दिया। उसके बाद हमें आदरणीय श्री राष्ट्रपति जी के घर का काम मिला। जिस वक्त अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे उस वक्त हमारी ट्रायल हुई और उस वक्त भी वही प्रोसेस फॉलो की गई। उसके बाद हमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से काम मिला। उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स, एम्स, दिल्ली हाई कोर्ट, ऐसे दिल्ली में काफ़ी काम मिले और ऐसी ही हमारी प्रगति प्राइवेट इंडस्ट्री में भी हुई। बीवीजी के काफी नए साइट शुरू होते रहते हैं। हर महीने हमारे लगभग 2-3 नए साइट शुरू होती है। हम भारत के 12 राज्यों में कार्यरत हैं और किसी भी राज्य के कोई भी साइट पर हमारी मैन पावर हमेशा तैयार रहती है। लोगों को डर रहता है कि इतनी सारी मैन पावर कहाँ से जुटाएंगे, लेकिन जिस एरिया में हमें लगता है अच्छा पोटेंशियल है और जहाँ कारोबार बढ़ने के आसार है वहाँ हम पहले ही मैन पावर का इंतजाम करते हैं। और ये जो मैन पावर है हम अपने महाराष्ट्र से जुटाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चुनकर जिन पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये लोग बीवीजी के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसी मैन पावर हमारे पास हमेशा मौजूद रहती है। और पूरे भारत में करीब करीब 14-15 हजार कर्मचारी होने के बावजूद उनकी यूनियन नहीं है और आगे भी होने की